Good morning, students. So today we are going to start the new topic of infrastructure, as we have started it in previous video. And on Saturday I have shared the notes with you all for the chapter of inflation. And now we will continue the chapter infrastructure. So today's topic of infrastructure is emerging challenges in power sector. Emerging challenges in power sector। तो बेटा जैसे कि हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या था। इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे फैसिलिटीज़ हैं जो हमारी डेली लाइफ को स्मूथर बनाती हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने भी हैव गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि जितनी भी हमारी चीज़ें, जैसे अगर हम घर पे रह रहे हैं तो बिल्डिंग हो गया, चाहे फर्नीचर हो गया, घर से बाहर निकल रहे हैं, रोड हो गया, डैम हो गया, ब्रिजेस हो गए, लाइटिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑल आर द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमने ये भी देखा था कि जिस भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होता है उसकी इकनॉमी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि दे विल अट्रैक्ट टू द एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए भी, या फिर जो भी प्रोडक्शन वगैरह होता है उसके लिए भी वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं? तो सबसे पहले है हमारा इनसफिशिएंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इनसफिशिएंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, इनसफिशिएंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो जितना भी हमारा जो कैप वो है, जैसे जिसमें जो पावर कैपेसिटीज़ जो हमारी होती हैं, चाहे वो जिस भी तरीके की हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटीज़ हैं, चाहे वो जो भी कुछ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी अगर हम देखेंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट हो भी रहा है तो उतना ज़्यादा जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। जैसे देखो इसमें बताया कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारी एनुअली जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जितनी कैपेसिटी हमें चाहिए, जितना इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, हम उतना इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। दूसरा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। दूसरा क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, कि जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उसको भी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि कोई चीज़ अगर 100% काम कर सकती है तो हम उससे केवल 50% ही उसका यूज़ कर पा रहे हैं। अब चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो दूसरी किसी भी तरीके की चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, हम उनको 100% तरीके से फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक अनरेस्ट। पब्लिक अनरेस्ट। पब्लिक अनरेस्ट का मतलब क्या है? पब्लिक अनरेस्ट का मतलब ये है कि अभी भी हमारी कंट्री में क्या है कि ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो सोशल अनरेस्ट है वो फैल रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे इन्होंने क्या बोला है, देयर इज अ जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू द हाई पावर ऑफ टायर एंड द प्रोलॉन्ग पावर कट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कि अभी भी कंट्रीज़ के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ऐसे डिफिशिएंसी हमें फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन काफ़ी सारी जगह ऐसे हैं कंट्री में जहाँ पर अभी भी कहने के लिए तो सारे मतलब पोल्स वगैरह लग गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है, मगर कभी भी वो टाइम पर नहीं रहती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पावर कट रहता है, तो वो पब्लिक अनरेस्ट हो जाता है। दूसरा है आपका शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या है? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल।
कि जो रॉ मटेरियल्स होती हैं उनकी बहुत शॉर्टेज है। जिस भी चीज़ को करने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हो गया, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हो गया, हमें हमेशा रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, है ना, प्रोडक्शन के लिए, जिससे हम फाइनल गुड्स तैयार करते हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी हमें ईजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नीड टू कंजर्व एनर्जी। लास्ट क्या है आपका? नीड टू कंजर्व एनर्जी, कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम एनर्जी को कंजर्व करें। मतलब जो भी हमारी एनर्जी है, चाहे वो थर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, जो भी एनर्जी है उनको कंजर्व करें, मतलब उनको सेव करके रखें। ओके, अब आता है हमारा मेजर टू कोप अप विद द चैलेंजेस फेस्ड इन पावर सेक्टर। मेजर टू कोप अप विद चैलेंजेस। कि ये जो भी अबव चैलेंजेस हैं, जो भी हम ये फेस कर रहे हैं, इन सबको हम कैसे कोप अप करें, मतलब कैसे इनको ओवरकम करें, कैसे इनके साथ हम मतलब इनसे पार पाएंगे कैसे। तो वो सारी चीज़ें में क्या है, सबसे पहले इम्प्रूव प्लांट लोड फैक्टर्स। प्लांट लोड फैक्टर मतलब क्या? इम्प्रूव प्लांट लोड फैक्टर्स, कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बढ़ रही है तो उनको इम्प्रूव करना चाहिए, सो दैट ऐसा ना हो कि किसी एक प्लांट पर बहुत ज़्यादा लोड आता है और पावर कट हो जाती है, तो उनको इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिड्यूस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स कैसे कि जैसे जैसे मान लो एक प्लांट है या एक पोल है तो उसी से सारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। उनका जो मतलब जो साइज़ है, कंडक्टर वगैरह है, इन सब चीज़ों को प्रॉपरली अलग अलग जगह पर शिफ्ट करना चाहिए, जिससे कि किसी एक पर ज़्यादा लोड ना और पावर कट ज़्यादा ना हो। ठीक है, दूसरा है बायोगैस जनरेट प्रोग्राम। बायोगैस जनरेट प्रोग्राम क्या होता है? बायोगैस जनरेट प्रोग्राम्स। बायोगैस जनरेट प्रोग्राम क्या है बेटा? कि जैसे जो भी चीज़ें, जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काम हम बायोगैस के थ्रू भी कर सकते हैं, तो बायोगैस को भी प्रोड्यूस करने के प्रोग्राम हमें देखने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी थ्रू मतलब उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे ऑटोमिक एनर्जी हो गया। एटॉमिक एनर्जीज में क्या होता है कि एटॉमिक एनर्जी क्या है, ये भी एक हेल्पफुल रहेगा किसी भी काम को करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो एटॉमिक एनर्जी के थ्रू भी हम उस काम को कर सकते हैं। मतलब हर काम तो नहीं, मगर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एटॉमिक एनर्जी के थ्रू किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग जो भी हमारी इमर्जिंग चैलेंजेस थे एनर्जीज़ को लेके, वो सब हम ओवरकम हमने कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में क्या है बेटा कि मतलब सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर आती है। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर में होता है हमारा एक मतलब सबसे माइनर की, जैसे छोटा मोटा, जैसे किसी को बुखार आ गया या फिर अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी होना, हाइजीन के बारे में पता होना, न्यूट्रिशंस के बारे में पता होना, कंटेजियस जो डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में पता होना, है ना, मेंटल हेल्थ वगैरह, इन सब चीज़ों के एसेंशियल जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, जो एसेंशियल दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में पता होना, तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी हेल्थ केयर में आती है। तो ये चीज़ों का नॉलेज सबको होना चाहिए। ये आपका हो गया प्राइमरी हेल्थ नॉलेज, कि भाई इन छोटी मोटी चीज़ें कि कैसे खुद को हाइजीनिक रखना है, कैसे क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, छोटी मोटी दवाइयाँ, खांसी जुकाम की दवाइयों का पता होना, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी छोटी मोटी बीमारियों को खुद से ठीक कर सकें। सेकेंडरी जो हेल्थ सेक्टर होता है वो होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर, जिसमें कि क्या होता है आपका, इट इंक्लूड्स द हॉस्पिटल विच हैव द बेटर हेल्थ फैसिलिटी। इस सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर में क्या होता है कि हॉस्पिटल्स आते हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पर हमें छोटी मोटी हेल्थ फैसिलिटीज़ ईजीली अवेलेबल
हो जाती है। और थर्ड ईयर जो होता है वो होता है टर्शियरी हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जैसे एम्स वगैरह होते हैं, अपोलो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह, जिसमें बड़े बड़े जैसे जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो अब आता है आपका इमर्जिंग चैलेंजेस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इमर्जिंग चैलेंज इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, देखो इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी और अब हेल्थ केयर के इमर्जिंग चैलेंजेस क्या है बेटा, तो उसमें सबसे पहले है आपका पुअर स्टेट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। क्या है, पुअर स्टेट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर की जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, जैसे जो छोटे मोटे नर्सिंग होम या क्लिनिक वगैरह होते हैं, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे गांव वगैरह में बैकवर्ड एरियाज़ में जो जैसे जो गरीब लोग होते हैं वो छोटे मोटे किसी अगर क्लिनिक पर या फिर है ना ऐसे कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको इजीली मतलब डॉक्टर्स की एडवाइस या फिर दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह इजीली सही टाइम पर सही तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनल बायस। रीजनल बायस क्या होता है, रीजनल बायस का मतलब क्या होता है कि जैसे रीजन में, जैसे मान लो जैसे हमने ऐसा पढ़ा भी है कि जैसे हेल्थ के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे उड़ीसा टाइप की जो जगह होती हैं ये काफ़ी बैकवर्ड होती हैं। तो रीजनल मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वर्क कर रही हैं। जैसे मान लो हमारे उत्तराखंड में देहरादून में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ में वो ईजीली अवेलेबल नहीं होंगी। वैसे ही जैसे दिल्ली वगैरह में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो किसी बैकवर्ड जैसे बिहार या उड़ीसा वगैरह में अवेलेबल नहीं होंगी, है ना, बैकवर्ड एरियाज़ में अवेलेबल नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि रीजनल बायस हो जाता है कि भाई वहाँ तक वो सारी फैसिलिटीज़ मतलब अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, उसके अलावा इनकम बायस आता है। इनकम बायस में क्या होता है, देखो इनकम बायस, इनकम बायस में क्या होता है कि भाई कई बार ये होता है कि भाई बीमारी तो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है मगर हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, इतनी इनकम ही हमारे पास नहीं है कि हम उस बीमारी से लड़ पाएँ या उसका इलाज हम करवा पाएँ। जैसे एक सिंपल सी बात है, देखो एक नॉर्मल पेशेंट को, एक नॉर्मल जो लोग होते हैं सोसाइटी में, अगर उनको कभी कैंसर हो जाता है तो मतलब हम लोग यही मान के चलते हैं कि कैंसर इक्वल्स टू डेथ, है ना। लेकिन वही अगर जैसे मान लो हम अगर युवराज सिंह का ही अगर हम एग्जांपल ले लें, है ना, तो इनका क्या होता है कि भाई हाँ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे मतलब इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अमेरिका से यहाँ से वहाँ से कहीं से भी ट्रीटमेंट ये लोग लेते हैं, मतलब वर्ल्ड बेस्ट ट्रीटमेंट इनको मिलता है। तो मतलब एक चांसेस बन जाते हैं कि हाँ ये लोग, इनको ट्रीट किया जा सके या फिर इनका जो भी डिजीज़ है वो क्योर हो सके, तो वो इनकम बायस हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका जेंडर बायस। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ आपका जेंडर जेंडर बायस। जेंडर बायस में क्या होता है कि अभी भी कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर लड़का लड़की को लेके भेदभाव किया जाता है कि भाई लड़के की हेल्थ का तो अच्छा ध्यान रख रहे हैं, खाने पीने का, उसके सैनिटाइजेशन का, हर चीज़ का भाई अच्छे से फूड दे रहे हैं, हेल्दी फूड दे रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, मिल्क वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जो गर्ल्स हैं उनके फूड हैबिट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि गर्ल्स जैसे बीमार हो जाती हैं तो फिर उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं देते हैं। तो जेंडर बायस की वजह से भी हेल्थ जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है लोगों की। तो बेटा दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर, एंड टुमारो आई विल सेंड द नोट्स रिलेटेड टू द
topic, and I hope you all have understood the chapter. And it's my suggestion to you all to revise the chapter which we teach in online classes. In every subject, you should revise the topic every day, what the teacher taught you. And if there is any problem, if anybody is facing any kind of problem, you can discuss from us. So uh, revise the today's topic also, and take care.